हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो एमपी के सेट एग्जामिनेशन का जो पेपर हुआ था उसे हम आज डिस्कस करेंगे। और इसको भी हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसको आज रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 आज अपलोड किया जाएगा और इसका जो पार्ट 2 है वो भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर, क्योंकि इसके पहले फ्रेंड्स जो वहाँ का एग्जामिनेशन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पर पार्ट 1 पार्ट 2 में, जो 17 में हुआ था लास्ट वाला। तो ये सेट वाला एग्जामिनेशन है। सेट मतलब हो गया स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ये भी पेपर बहुत महत्वपूर्ण है जो कि 2018 में आयोजित हुआ था। तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। तो चूंकि वहाँ के इस समय चीजें चल रही हैं रनिंग में, तो सर ने कहा कि एक बार इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो आइए हमारे साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया है और उसके ऑथर दिए गए हैं। ठीक है, तो वस्तेहन मेथड, तो वस्तेहन मेथड से फ्रेंड्स कौन जुड़ा है आप सभी को पता है। कौन आते हैं आपके? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर जी आ गए। सोशल फैक्ट, तो सोशल फैक्ट से ये इमाइल दुर्खीम। और सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये आपके हो गए कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स हो गए। और मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो जो मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उससे आपके हो जाएंगे ये हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। चलिए, क्योंकि प्रश्न थोड़े से बड़े हैं तो इसको फटाफट हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है ये देखना है। ठीक है, तो सही कौन सा है इसमें? कानून, अनौपचारिक नियंत्रण, यानी ये नहीं सही है। कानून तो औपचारिक, कानून में क्या होता है? औपचारिक नियंत्रण होता है। परंपरा, यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया गया है, तो परंपरा में क्या होता है? जो है ये अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है परंपरा में। ठीक है, परिवार, यहाँ पे दिया गया है अनौपचारिक नियंत्रण, तो बिल्कुल परिवार ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि परिवार में अनौपचारिक नियंत्रण होता है। ठीक है, कानून में क्या होता है? ये औपचारिक नियंत्रण होता है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों को। तो परिवार वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। परिहास, परिहास पे देखिए यहाँ पे दिया गया है औपचारिक नियंत्रण। ठीक है, परिवार परिहास में क्या दिया गया है? औपचारिक नियंत्रण। तो फ्रेंड्स, जो परिहास होता है यहाँ पे देखिए अनौपचारिक नियंत्रण होता है। कौन सा नियंत्रण होता है? अनौपचारिक, क्योंकि हंसी मजाक ये सब सारी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, तो लोगों को उसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अभिलेखों को रखना विषयात्मक विषयात्मक संगठन का समाकालन है, इसका विश्लेषण किसने किया? ठीक है, तो अभिलेखों को रखना विषयात्मक संगठन का समाकालन है, इसका विश्लेषण किसने किया? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए दिया गया कि कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स इन इंट्रीगल टू द डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन हु सेड दिस। ठीक है, तो अभिलेखों को रखना विषयात्मक संगठन का समाकालन है, तो इसका विश्लेषण किसने किया? तो बिल्कुल न्यू प्रश्न है, थोड़ा सा इसको हमें देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? लेवी स्ट्रास, सॉसर, फुको और मतलब जो है जीन पॉल सात्रे जी का नाम आता है, यानी जेपी सात्रे यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें किसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स? ये सी, यानी आपका फूको से रिलेटेड है। ठीक है, उन्होंने ये चीज कही हुई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिशेल फुकॉड। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। पंजाब से 1960 के दशक में भाषा के आधार पर कौन से राज्य बने हैं? तो पंजाब से 1960 के दशक में भाषा के आधार पर कौन से राज्य बने? तो कौन से राज्य बने थे फ्रेंड्स? हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश बने थे भाषाई आधार पर। चलिए क्वेश्चन 5 को देखेंगे। प्रस्थित एवं भूमिका के विश्लेषण में भूमिका पुंज की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो बहुत आसान टाइप का प्रश्न है ये कि प्रस्थित एवं भूमिका के विश्लेषण में भूमिका पुंज की अवधारणा थी। तो भूमिका पुंज यानी इसको रोल सेट कहेंगे। तो रोल सेट आप सभी को पता है, आर के मार्टन जी, ठीक है, यूज किए हुए हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि भारत में राष्ट्र निर्माण में आर बैंडिक्स ने किस संस्था को सबसे महत्वपूर्ण एकात्मक स्थापित करने वाला बताया है? तो किसको बताया है? तो उन्होंने नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को बताया। यही क्वेश्चन देखिए ये नेट में भी पूछा गया था और हायर वगैरह में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दूसरे तरीके से पूछा गया है वहां पे।
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया कि भारत के राष्ट्र निर्माण में आर्बेंडिक्स ने किस संस्था को सबसे महत्वपूर्ण एकात्मक स्थापित करने वाला बताया हुआ है। तो उन्होंने किसे बताया फ्रेंड्स? ब्यूरोक्रेसी को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है? तो सभी को पता है, इससे कौन रिलेटेड है? मैक्स वेबर। ठीक है, समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, तो मैक्स वेबर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है कि नगर बहुसंघ समितियों में विशेषीकृत होते हैं। ठीक है, तो जो नगर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुसंघ समितियों में विशेषीकृत होते हैं, जबकि समितियां क्या होती हैं? नगर का सृजन करती हैं। ठीक है, समितियां क्या होती हैं? वो नगर का सृजन करती हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो ए सही है। तो ए कैसे सही हो जाएगा? अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि नगर क्या दिया गया है कथन में कि नगर बहुसंख्य समितियों से विशेषीकृत होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो नगरों में क्या होता है कि बहुसंख्य समितियां होती हैं, उनमें वे विशेषीकृत होते हैं। लेकिन इसका जो कारण दिया गया है वो दिया गया है कि समितियां जो होती हैं वो नगर का सृजन करती हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि समितियां थोड़ी ना नगर का सृजन करती हैं, नगर समितियों का सृजन करता है। ठीक है, तो ये आर वाला जो होगा वो गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। संस्कृत का प्रकारवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैलिनोव्स्की जी की थ्योरी है। ठीक है, कल्चर ऑफ नीड, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समूहों को अंतः समूह और बाह्य समूह में वर्गीकृत किसने किया? तो अंतः समूह बाह्य समूह की बात किसने की थी? डब्ल्यू जी समदर महोदय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्जित प्रस्थित प्राप्त की जाती है। तो अर्जित प्रस्थित यानी अचीव्ड स्टेटस किससे अन होता है, ये बताना है। तो अर्जित प्रस्थिति प्राप्त की जाती है जैविक दशाओं से, जन्म से, योग्यता एवं कौशल से, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो एक होती है अर्जित प्रस्थित एवं एक होती है प्रदत्त प्रस्थित। तो अर्जित जो होती है वो योग्यता एवं कौशल के द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, और जो हमारी प्रदत्त होती है वो जो होती है वो हमें जन्म से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पीजीटी वगैरह में छोटे क्वेश्चन हर बार मतलब यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, योग्यता एवं कौशल के द्वारा अर्जित प्रस्थित का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जैसे कोई नेट का अभ्यर्थी नेट के लिए कर रहा है, या मतलब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीजीटी के लिए, तो वो अगर क्वालिफाई करता है तो वो अपने योग्यता एवं कौशल के द्वारा उस पद को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? किया गया था, संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? संदर्भ समूह की अवधारणा, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, तृतीयक समूह। तो जो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था रेफरेंस ग्रुप के लिए। किसके लिए? संदर्भ समूह के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो घूम घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है कई प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये किसके लिए यूज किया गया? रेफरेंस ग्रुप कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। और फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन पीजीटी में भी जब बनता है तो छोटे छोटे क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। अभी हमने आपको पिछला जो पेपर हुआ था बताया भी था कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, ब्राह्मणीकरण, ये सब जो अवधारणाएं हैं ये एम.एन. श्रीनिवास जी द्वारा यूज की गई है। ठीक है, लेकिन अब संदर्भ समूह की अवधारणा पूछ लेता है, तो संदर्भ समूह की अगर अवधारणा ही सिर्फ पूछ लिया, यहाँ तो पूछा गया कि संस्कृतिकरण का की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था, तो प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? वैसे तो देखा जाए तो एम.एन. श्रीनिवास, लेकिन यहाँ पे ये पूछा है कि डेवलप्ड बाई। ठीक है, तो देखना है तो संदर्भ समूह की अवधारणा के लिए है। अब अगर इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन जाता है कि संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आप सभी को पता है एच.एच. हाइमैन ने किया था। ठीक है, एच.एच. हाइमैन ने ये सबसे पहले उन्होंने यूज किया था। ठीक है, और उसके बाद में इसको फिर आर.के. मार्टन जी ने यूज किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो छोटे छोटे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स संस्कृतिकरण जो है ये रेफरेंस ग्रुप कैसे बन जाता है, ये एम.एन. श्रीनिवास जी ने बताया था कि जो निम्न जातियां होती हैं अपने से उच्च जाति या द्विज जाति की नकल करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रेफरेंस ग्रुप कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संदर्भ समूह की अवधारणा। चलिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
भिन्न भाषा लिपि अथवा संस्कृत के सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो है भिन्न भाषा, ठीक है, और लिपि और संस्कृति के सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। तो वो कौन से आर्टिकल में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 350 आर्टिकल, ठीक है। तो 350 नंबर अनुच्छेद है, उसमें क्या है कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में उनकी भिन्न जो भाषाएं हैं, लिपि हैं और उनकी जो संस्कृत है, उनको सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 350 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको स्टार बना दे रही हूँ, आप इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा या अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो ये हायर एजुकेशन 47 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी है? ये है ए आर देसाई जी की, ठीक है। तो ए आर देसाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये जो बुक है हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न करके रखिएगा। ए आर देसाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्विकासवादी समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं? तो वे कौन से थिंकर हैं जो उद्विकासवादी समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं? तो यहाँ देखिए अगस्ट कॉम्ट, सी एच कार, हर्बर्ट स्पेंसर, हीगेल, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी अगस्ट कॉम्ट। और उसके बाद में डी इसमें थर्ड दिया गया है, ठीक है। तो थर्ड पे कौन हो जाएंगे? हर्बर्ट स्पेंसर। तो अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं किससे जुड़े हैं? उद्विकासवादी समाजशास्त्री के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग संगठन द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो जो सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये जो अवधारणा है वो किस आयोग संगठन द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी फ्रेंड्स पर्यावरण एवं विकास वैश्विक आयोग के द्वारा। पर्यावरण एवं विकास वैश्विक आयोग, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वेत वस्त्र अपराध यानी व्हाइट कॉलर क्राइम की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो सभी को पता है, सदरलैंड रिलेटेड है इससे। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि भारत के संविधान ने किस अनुच्छेद में मानव तस्करी विरोधी प्रावधान किया गया है? तो जो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मानव तस्करी विरोधी प्रावधान किया गया है? तो ये बताना है इसमें। तो वो कौन सा हो जाएगा आर्टिकल? तो वो है आपका ऑप्शन डी, यानी 23 आर्टिकल में, ठीक है। तो 23 जो अनुच्छेद 23 है उसमें मानव तस्करी विरोधी प्रावधान दिए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर लिंटन ने सांस्कृतिक इकाइयों को कोड में अनुदित किया है, तो ये बताना है। तो उन्होंने कौन सी इकाइयों का प्रयोग किया है फ्रेंड्स? राल्फ लिंटन ने। तो उन्होंने किया है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी इसमें सार्वभौमिकताएं, विकल्प एवं उसकी विशेषताएं, ठीक है। तो यूनिवर्सल और अल्टरनेटिव एंड स्पेशलिटीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। उन्होंने 3 कोड का इस्तेमाल किया था, तो सार्वभौमिकताएं, विकल्प एवं विशेषताएं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना को संगठित करती है? तो कौन सी सामाजिक संरचना को संगठित करती है ये बताना है। तो परिस्थिति एवं भूमिका भी करती है, समूह तथा उपसमूह भी करते हैं, संस्थाएं भी करती हैं। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक प्रकार के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम रचा था? तो सामाजिक प्रकार, ठीक है, यानी सोशल फंक्शन, ठीक है। तो सोशल फंक्शन की जो अवधारणा है वो सबसे पहले किसने दी थी? सामाजिक प्रकार के प्रत्यय को। तो सामाजिक प्रकार का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था फ्रेंड्स, वो किया था हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है जो है शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज? तो ये लिखी है वेस्टर मार्क महोदय ने। किसने? वेस्टर मार्क महोदय ने। हिस्ट्री ऑफ मैरिज कभी कभी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ मैरिज देखिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किसकी पुस्तक है? वेस्टर मार्क महोदय की। वेस्टर मार्क कहते हैं ना कि विवाह क्या है? जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है, ठीक है। तो इन्होंने ये अवधारणा दी थी इसी पुस्तक में, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला प्रश्न है जीववाद। सूची दी गई है और उसे हमें मिलाना है। तो जीववाद है, प्रकृतिवाद है, भोगावाद है, एकेश्वरवाद है, ठीक है।
तो जीववाद किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका? तो इसका जो देखें पहले आंसर क्या होगा, तो होगा ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में क्या दिया गया है कि जीववाद यानी मृत पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जीववाद मतलब क्या हुआ, मृत जो पूर्वज हैं उनकी आत्माओं में विश्वास, यानी उन आत्माओं में क्या है, जीव है। ठीक है, अब बी का क्या हो जाएगा, टू। ठीक है, प्रकृतिवाद यानी प्रकृति की वस्तुओं की पूजा। बिल्कुल, हम लोग प्रकृति की वस्तुओं की पूजा करते हैं ना, जैसे सूरज है, नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधों में देखिए तुलसी जी, तुलसी का जो वृक्ष होता है, ऐसे तमाम चीजें हैं, पीपल है, बरगद है। तो प्रकृति की वस्तुओं की पूजा। बोगावाद क्या हो गया आपका, थ्री हो गया, यानी पर पारलौकिक शक्ति में विश्वास। ठीक है, तो बोगावाद पारलौकिक शक्ति में विश्वास हो गया, यानी कोई भी चीज को अपना वो अपना मान लेते हैं। ठीक है, लौकिक। और एकेश्वरवाद मतलब कि केवल एक ईश्वर में विश्वास। तो एकेश्वरवाद यानी डी का फोर हो गया। ठीक है, तो ये जीववाद मतलब मृत पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास। प्रकृतिवाद यानी नेचर की जो चीजें हैं। बोंगावाद यानी पारलौकिक शक्ति में विश्वास। और एकेश्वरवाद मतलब केवल एक ईश्वर में विश्वास। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। वर्ग रहित समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो वर्ग रहित समाज। ठीक है, तो ये बताना है कि वर्ग रहित समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है। तो ये किसने की है फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स महोदय ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे शोध प्ररचना और शोध प्रश्न। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च से रिलेटेड, नेट वगैरह में हर बार, और हायर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक और निदानात्मक। तो जो आपका है अन्वेषणात्मक, तो ये हो जाएगा मतलब कि यह क्या है। ठीक है, अन्वेषणात्मक यानी यह क्या है, और बी का हो जाएगा वन। प्रयोगात्मक ऐसा क्यों है, और विवरणात्मक यानी यह कैसे है, और निदानात्मक यानी कैसे उपचार किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा की ज्ञानात्मक संरचनात्मक विशेषताएं हैं। तो योगेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग भारतीय परंपरा की ज्ञानात्मक संरचनात्मक विशेषताएं कौन सी हैं, ये बताना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी। तो ए में क्या हो जाएगा, अनुक्रम, और बी पवित्रात्मकता। ठीक है, और सी यानी सत्यता, और डी हो जाएगा उत्कर्ष। ठीक है, तो ए बी सी डी ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इन्होंने चार चीजें बताई हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। योगेंद्र सिंह के अनुसार भारतीय परंपरा की जो ज्ञानात्मक संरचनात्मक विशेषताएं हैं, तो क्या है उनकी, हायरार्की जो है। ठीक है, और होलिज्म, और कंटिन्यूटी, और ट्रेडिशनडेंस जो पाया जाता है। ठीक है, यानी उत्कर्ष। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने चार चीजें बताई हुई थी, हायरार्की, होलिज्म, कंटिन्यूटी और ट्रांसीडेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुक्रम, पवित्रतात्मकता और सत्यता और उत्कर्ष। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, या कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संघर्षात्मक सिद्धांतकारों में से किसने समाज में संघर्ष की प्रकार्यात्मकता पर बल दिया है? तो कॉन्फ्लिक्ट के जो है, कॉन्फ्लिक्ट में कौन फंक्शन की बात किया है, तो ये बताना है। तो सभी को पता है, कोजर महोदय किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। परीक्षण किए जाने वाला तर्क वाक्य जिसकी वैधता की जांच शेष है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपोथेसिस यानी उपकल्पना। ठीक है, परीक्षण किया जाने वाला वह तर्क वाक्य जिसकी वैधता की जांच अभी क्या है, शेष है, तो उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे लेखक है, उनकी अवधारणा है। देखिए यहाँ पे दिया गया है अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो अगस्त कॉम्ट किससे रिलेटेड है, तो वो है जो है अगस्त कॉम्ट प्रत्यक्षवाद से। ठीक है, अगस्त कॉम्ट ने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रत्यक्षवाद का। और इमाइल दुर्खीम सामाजिक तथ्य से रिलेटेड है। और ये जो आपके मैक्स वेबर हैं, इन्होंने आदर्श प्रारूप की अवधारणा दी थी।
और कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग हो गई और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। किसका कथन है कि आधुनिकता एवं प्रगति की विचारधाराएं प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक नवाचारों के परंपरागतीकरण के रूप में परिणामित हो सकती हैं। तो जो आधुनिकता एवं प्रगति की जो विचारधाराएं हैं तो वे जो है प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक नवाचारों के परंपरागतीकरण के रूप में परिणामित हो सकती हैं। तो ये किसने कहा है फ्रेंड्स? ये कहा है मिल्टन सिंगर महोदय ने। किसने? मिल्टन सिंगर महोदय जी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड, तो ये हीगल की पुस्तक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं? तो कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ में जो अंतःक्रिया में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं? ठीक है, यानी उनकी सेल्फ इंटरेस्ट होती है। तो कौन कहता है? ये कहता है विनिमय, जो एक्सचेंज थ्योरी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक्सचेंज थ्योरी में क्या होती है? वे अपने हित से जो है जुड़ते हैं। ठीक है, उनका खुद का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तभी तो वो आपस में विनिमय करते हैं। जैसे मेलिनोव्स्की ने यूज किया है ना, सोवाला मोवाली, ये सब चीजें किया है ना, वो विनिमय का सिद्धांत वहां पे ट्रोवियांडा आइलैंडर्स में। तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, उरी गुगु वगैरह है जो भाई बहन और ये सब चीजें हैं ना, जो फसलें वगैरह दी जाती हैं, तो तमाम चीजें हैं थ्योरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे कि प्रघटना विज्ञानी एवं लोक विधिक विज्ञान दोनों सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है। निम्नलिखित में से इनके सही दृष्टिकोण का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? समाज के दृष्टिकोण से, भावात्मक दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से या सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल एक्टर। ठीक है, तो सामाजिक कर्ता का जो दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण होगा इसमें। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। जॉर्ज ह्यूमन की द ह्यूमन ग्रुप जो उन्होंने लिखी थी वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो पीजीटी में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि द ह्यूमन ग्रुप किसने लिखा हुआ है? तो जॉर्ज सी ह्यूमन्स के द्वारा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिए हैं फ्रेंड्स, इसीलिए पुस्तकों के कभी कभी ईयर भी लिखवाए जाते हैं, जैसे दास कैपिटल वगैरह हो गया या इमाइल दुर्खीम की जितनी पुस्तकें हैं, तो सबकी लगभग अमूमन डेट जो हाईलाइट होती है वो हमें लर्न रहती है। लेकिन अब थोड़ा सा जॉर्ज सी ह्यूमन्स वगैरह का पुस्तक का जब प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है तो मतलब किसी से भी यहाँ पे गलती हो सकती है, क्योंकि ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए 1947, 1948, 1947, 47, दो 47, 48, 1949, 1950। तो ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स द ह्यूमन ग्रुप, ये कब प्रकाशित हुई है? तो ये हुई है 1950 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए पुस्तक का नाम पूछा गया है डाइवर्सिटीज नामक पुस्तक भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय परिप्रेक्ष्य में किसने लिखी है? ठीक है, तो भारतीय ग्रामीण एवं नगरीय परिप्रेक्ष्य में ये किसने लिखी है? यहाँ पे नारियल लिखा है लेकिन ऊपर देखिए रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज के बारे में डाइवर्सिटीज। तो ये पुस्तक किसने लिखी हुई थी? ये लिखी थी डीपी मुखर्जी। हमने बताया भी था कि डा से डाइवर्सिटीज और डा से डीपी मुखर्जी। तो आप लोग को याद होगा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो हैं लेवी स्ट्रास। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो पुस्तक है वो लेवी स्ट्रास की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कारखाना एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो किसने किया है? एनआर सेठ। ठीक है, तो एनआर सेठ, ये भी नेट एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रघटना शास्त्र उग्र विकल्प है किसका? तो जो फेनोमेनोलॉजी है वो किसका अल्टरनेटिव है ये बताना है। प्रत्यक्षवाद का, प्रकारवाद का, प्रसारवाद का या जीववाद का? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका है? प्रत्यक्षवाद का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स की अल्थूजर की सामाजिक रचना यानी सोशल फॉर्मेशन की अवधारणा के 3 मुख्य तत्व हैं। निम्नलिखित में से इस अवधारणा के 3 सही तत्वों को चिन्हित कीजिए। तो अल्थूजर ने क्या किया था इसमें? अल्थूजर ने जो किया था फ्रेंड्स वो उन्होंने बताया था ऑप्शन सी यानी आर्थिक, राजनीति और विचारधारा, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड आइडियोलॉजी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा अल्थूजर के अकॉर्डिंग।
जो है उन्होंने क्या बताया था, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड आइडियोलॉजी, आर्थिक की, राजनीति और विचारधारा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। उत्तर आधुनिकता के स्थान पर विलंबित आधुनिकता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो लेट मॉडर्निटी इन प्लेस ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। ठीक है, तो टर्म किसने यूज किया है ये बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एंथनी गिडिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कई बार नेट हायर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गॉफमैन, अलेक्जेंडर, अल्थूजर और फूको, तो ये पुस्तक यहाँ पे पूछी गई है। तो इरविंग गॉफमैन, तो गॉफमैन की कौन सी पुस्तक है? गॉफमैन की पुस्तक है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी ए का 4, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ये हो जाएगा आपका इरविंग गॉफमैन जी की पुस्तक। ठीक है, एलेक्जेंडर, तो ये आपका न्यू फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, 9 प्रकारवाद। ठीक है, और अल्थूजर ये हो गया आपका रीडिंग कैपिटल। और जो है ये फूको, तो फूको जो है ये सेक्सुअल एंड सोशल कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी हुई है। तो ऑप्शन हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो बुद्धिज्म, मोनेस्टिक, मिस्टिज्म। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा है जैनिज्म, थीज्म। और तीसरा है क्रिश्चियनिज्म, सॉल्वेशन बाय प्रेयर। ठीक है, और चौथे में दिया गया हिंदुज्म, कर्म योग धर्म। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स जो जैनिज्म, थीज्म दिया गया है ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो यानी यही राइट आंसर होगा जैनिज्म और थीज्म के साथ, बाकी सब सही सुमेलित है। ठीक है, हिंदुज्म देखिए कर्म योग धर्म पे विश्वास करते हैं, ऐसे ही जो और भी धर्म है ये बुद्धिज्म का किससे रिलेटेड है, मोनिस्टिक मिस्टिज्म से। ठीक है, और जो क्रिश्चियनिज्म है वो किससे, साल्वेशन बाय प्रेयर से। ठीक है, तो प्रेयर वगैरह वहां पे होता है ना। और जो जैनिज्म दिया गया है वो थीम से रिलेटेड, यानी ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कथन कारण दिया गया है कि सामाजिक स्त्रीकरण सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक है। तो बिल्कुल सही बात है, सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रकार्यात्मक होता है। कारण दिया गया कि सामाजिक स्त्रीकरण व्यक्ति को विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व देता है। तो बिल्कुल सही बात है, सामाजिक स्त्रीकरण क्या देता है, व्यक्ति को विशेषाधिकार एवं उत्तरदायित्व भी देता है। तो यानी कथन भी सही हो गया, उसका कारण भी सही हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। ठीक है, होमो हायरार्कस पुस्तक किसने लिखी है? तो सभी को पता है, ल्यूडीमोंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए सूची दी गई है और उसको मिलाना है। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, तो सभी को पता है जीएस घुरिये जिसके लेखक होंगे। द रिमेम्बर्ड विलेज और द एन इंडियन विलेज, कास्ट, क्लास एंड पावर। ठीक है, तो इसको हम लोग मैच कर लेते हैं। वैसे इसका जो ऑप्शन दिए हैं बी दिए हैं। ठीक है, तो बी हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही हम लोग चलिए ऊपर और इसको फटाफट देखते हैं। ठीक है, आइए इसको मैच करते हैं। तो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, तो ये हो जाएगा जीएस घुरिये यानी ए का 2। और द रिमेम्बर्ड विलेज, तो ये किसने लिखा था फ्रेंड्स, एम एन श्रीनिवास जी की बहुत फेमस पुस्तक है। एन इंडियन विलेज, ठीक है, तो एन इंडियन विलेज ये किसकी है, ये है एस टी दुबे की। और कास्ट, क्लास एंड पावर, ये है आंद्रे वेत्ते। ठीक है, कास्ट, क्लास एंड पावर जो है ये आंद्रे वेत्ते जी की पुस्तक है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा 3rd। और इन्होंने ऑप्शन दिया है, बी को दिया है तो सही भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया में मूल पाठ विषय उपागम यानी टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया? ठीक है, तो किसने किया है फ्रेंड्स, ये किया है जीएस घुरिये, कास्ट एंड रेस इन इंडिया में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 47 को देखेंगे कि एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अपने अध्ययन में किस उपागम का प्रयोग किया? तो भारत विद्या अध्ययन, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, मार्क्सवादी या उपाश्रित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी भी टेस्ट वगैरह में जब लगाया जाता है तो लोग गलत करते हैं। ठीक है, एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव के अपने अध्ययन में किस उपागम का प्रयोग किया? तो उन्होंने किया है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल की। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो ये भी क्वेश्चन पीजीटी वगैरह एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, नेट वगैरह में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है।
तो प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म, ठीक है। तो वर्ग क्या होगा? क्लास। यही जो है सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, बाकी है प्रजातियां हैं, जाति है, धर्म है, ये सब क्या है? सांस्कृतिक विविधता के सूचक हैं, लेकिन वर्ग जो है ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने परंपरा को एक द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से विचारा? तो मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, आंद्रे बेत्ते और मैकिम मैरियट। तो ये किसने कहा है परंपरा को द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से विचारा है? तो ये विचारा है फ्रेंड्स बाइपोलर ट्रेडिशन के नाम से किसने विचारा है? रॉबर्ट रेडफील्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान? तो ये पुस्तक लिखी है किंग्सले डेविस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 वाला जो 50 क्वेश्चन था वो यहाँ पे आज सॉल्व करा दिया है मैंने, और जल्द ही कोशिश करूंगी कि इसका जो पार्ट 2 है 51 से लेकर 100 तक वो भी कंप्लीट कर दिया जाए चैनल पे। तो आशा है हमें कि सभी को वीडियो पसंद आए, और अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।